तो फिर आप उनको स्कैटर प्लॉट पर जाते हो। क्लियर हुई मेरी बात? अच्छा जी। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप्स देखना, मसलन टाइम वर्सेस टेम्परेचर, एज वर्सेस हाइट, इसी तरीके से IQ वर्सेस एज भी हो सकता है। यानी दो पैरामीटर के दरमियान ये देखना कि वो आपस में लिंक्ड है या नहीं है, कोई रिलेशनशिप आप उनका देखना चाहते हैं। तो इसके लिए जो कर्व्स ड्रॉ होते हैं या ग्राफ ड्रॉ होते हैं वो कहलाते हैं स्कैटर प्लॉट। याद रह जाएगा ये नाम। बबल की फॉर्म में भी बनाते हैं, आज तक मैंने बनवाया तो नहीं है, लेकिन मैं स्कैटर प्लॉट नॉर्मली बनवा देती हूँ बच्चों के लिए। इसके लिए आपको क्या पता चल गया कि आप इसमें रिलेशनशिप्स अगर आपने डिटरमिन करनी है दो पैरामीटर के दरमियान, तो हम इसको बनाएंगे स्कैटर प्लॉट, और अगर तीन पैरामीटर्स के दरमियान में है तो फिर इसकी बबल चार्ट्स बनते। ठीक हो गया? अच्छा, चौथा आपका ऑब्जेक्टिव है कि डाटा की कंपोजिशन बताएं, यानी ये तकरीबन एक तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके लिए कंपोजिशन में आपका डाटा कितनी टाइप्स का है, यहाँ पे कौन से ग्रुप्स हैं, कंपोजिशन आप नॉर्मली शो करते हो अपने पाई चार्ट से। और अगर कंपोजिशन विद टाइम शो करनी है, यानी एक वक्त में ये कंपोजिशन है, दूसरे वक्त में कोई और कंपोजिशन है, तीसरे वक्त में कोई और है, तो फिर आपके ये डिवाइड होकर ये सीरीज टाइप ऑफ कॉलम्स और सीरीज टाइप ऑफ चार्ट्स बनते हैं। ठीक है, हमारे पास जो नॉर्मली काम होता है उसमें कंपोजिशन सिंपल तो करते हैं, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हम इनको भी ट्राई कर लेंगे। गॉट इट? तो हमने क्या इस वक्त लर्न किया कि हमारे पास चार्ट्स जो है वो मल्टीपल टाइप्स के हैं, और टाइप आप सेलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में आपके पास चार ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या कंपैरिजन होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या रिलेशनशिप होता है, या फिर कंपोजिशन होता है। अगर आपने कंपैरिजंस करनी हो तो आप बार चार्ट से और कर सकते हैं, इंडिविजुअल या कैटेगोरिकल डेटा हो। अगर आपने कंपैरिजंस करनी है टाइम सीरीज के अंदर तो फिर आप लाइन चार्ट्स में जाते हैं। ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूशन में आप बार, हिस्टोग्राम और दूसरा क्या मैंने आपको बताया था, कर्व्स वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। रिलेशनशिप में आप स्कैटर प्लॉट पे जाते हो, और कंपोजिशन के अंदर आप पाई पर भी जाते हैं, और बाकी चीजों पे, यानी इसको कहते हैं सीरीज के अंदर कंपोजिशन या स्टेप वाइज कंपोजिशन आप दिखा देते हैं। गॉट इट? कितने बच्चे हैं जिन्हें मेरी बात समझ में आ गई है? फिर हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। हाँ जी जी बच्चे, कोई बात पता चली? क्लियर हो गया ना? और कोई बच्चा, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक माइंड में? ठीक हो गया जी। सो ये तो आ गए आपके पास प्रिटी वेल, दैट्स ग्रेट, प्रिटी वेल। हाँ, अच्छी बात है बच्चे। अब जरा हम चलेंगे कि टाइम, अब हम जरा ना हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, और किस डाटा पर हिस्टोग्राम बनता है, किस डाटा पर बार बनता है, ये ध्यान रखना है आपने। डिस्ट्रीब्यूशन किसी कंटिन्यूअस वेरिएबल की देखी जाती है, यानी हाइट है आपके पास 50 लोगों की हाइट्स हैं, आप इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हो। न्यूमेरिकल डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसके लिए डाटा न्यूमेरिकल होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। लेवल ऑफ मेजरमेंट इसका स्केल में जाएगा इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ आवर SPSS। और अगर हम लेवल ऑफ मेजरमेंट्स की बात करें तो वहां पर हमारे पास डाटा किस फॉर्म में जाएगा, इंटरवल लेवल होगा या वहां पर रेशो लेवल होगा। समझ गए? ये चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा जी, आज पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर लेते हैं। अभी इसमें एक प्लॉट की बात नहीं हुई, डिस्ट्रीब्यूशन में वो एक और चीज भी देखी जाती है जिसको आप बॉक्स प्लॉट से शो करते हैं। डाटा मैं वही निकाल रही हूँ जो कि आपका है। अच्छा जी, यहाँ कोई पैरामीटर पड़ा है जो कि न्यूमेरिकल हो, ये है सिक लीव्स पर ईयर। सिक लीव्स पर ईयर 15-20 लोगों की पड़ी हुई है। हम देखना चाहते हैं कि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है।
डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए बच्चे आज मैं आपको दो चीजें दिखाती हूँ। एक हिस्टोग्राम दिखाऊंगी, एक मिनट। स्कैटर प्लॉट भी हम आज का जरा लिखें अपने पास, फिर बाद में मुझसे मिस ना हो जाए। हम आज एक स्कैटर प्लॉट की तरफ जाएंगे, एक कंपैरेटिव लाइन बार्स की तरफ जाएंगे, एक हम हिस्टोग्राम की तरफ जाएंगे और एक हम बॉक्स प्लॉट की तरफ जाएंगे। चार चीजें आज हमने लर्न करनी है। गॉट इट? अगर मैं कोई चीज मिस करूं तो वो अब आपने मुझे बतानी है, ठीक है? अच्छा, स्टार्ट हम लेते हैं किससे? हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम किस डाटा पे बनता है याद रखना। हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट होता है किस पर? जब आपका डाटा कंटिन्यूअस हो और न्यूमेरिकल डाटा हो, ठीक है? कैटेगोरिकल डाटा के हिस्टोग्राम्स नहीं बनाते, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और तरह से शो होती है। अच्छा जी, ये हमारे पास फर्ज करें ये एक पैरामीटर है सिक लीव्स पर ईयर। यहाँ पे फिर डाटा फीड हुआ है। मैंने डेटा फीड करने की जरूरत नहीं की, आप लोगों का भी बहुत सारा डाटा फीड हुआ है। कल का आपने जो एक्सरसाइजेस किए हैं आप उन पर इन्हें बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 7 ये दोनों तो थे आपके न्यूमेरिकल डाटा के, ठीक है ना? चलो हम फिलहाल इसको ले रहे हैं और हम यहाँ से जाएंगे एनालाइज पे। एक तो पैराग्राफ यहाँ से भी बनते हैं डायग्राम्स, यहीं से मैं फिलहाल यहाँ से दिखाऊंगी। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में आ जाएं आप एक्सप्लोर। डिस्क्रिप्टिव में आप गए आप एक्सप्लोर पर, ठीक है? एक्सप्लोर में जिस पैरामीटर को आपने बनाना है, हमने किसको बनाना था? सिक लीव्स। असल में इसमें ना डाटा फीडिंग सिक लीव्स का डाटा है, एज ग्रुप एज के बाद है। अच्छा, ब्लड ग्रुप 1 2 3 ये वाला है सिक लीव्स का। ये हमने पैरामीटर लिया और इधर डाल दिया, ठीक है ना? यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले बोथ, बोथ मीन स्टैटिस्टिक या प्लॉट। हम फिलहाल इसका यहाँ से जाना है हमने प्लॉट्स में, और ये है नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट। अभी मैं आपको क्या दिखा रही हूँ? हिस्टोग्राम बनाना दिखा रही हूँ। और यहाँ पे आप कर दो, अच्छा हम अभी इसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ हिस्टोग्राम बनाते हैं। यहाँ से हिस्टोग्राम बना के इसे कंटिन्यू करें, इसे ओके कर दें। देखें कहाँ आता है हिस्टोग्राम। अभी नहीं, ये पहले पुरानी है, आउटपुट में से बंद कर दूँ। और आप लोग भी अपनी जो आउटपुट फाइल्स है ना उसको बंद कर दें विदाउट सेविंग, ठीक है ना? वरना ये इंटरफियर करती हैं और फिर हमें बात की समझ नहीं आती कि हम क्या करें। हम एनालाइज पे गए, कंपैरेटिव पे। मैं इसको पहले देखना चाह रही हूँ कि क्या देगा मुझे। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कि कौन सा पैरामीटर है? अच्छा, ये पैरामीटर गलत आया है ना। यहाँ पर था हमारे पास कौन सा? सिक लीव्स के लिए था, आई डोंट नो कहाँ पे चला गया पैरामीटर। इसको जरा मैं डबल क्लिक करूँ, ये मुझे दिखाई दे कि ये डाटा किस चीज का है। हम एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। आप लोगों ने जब अपनी कोडिंग रखनी है ना, हाँ ये देखा जब खुलता है ना फिर नजर आता है, वरना यहाँ पे सिंपल एक वर्ड नजर आया सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन सा डाटा है। बेसिकली जब आप इसको क्लिक करें तो ये और छोड़ दें तो ये आपके सामने पूरा लिखा हुआ आएगा, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एज पर सिक लीव्स पर ईयर। तो ये हम इसको हम प्लॉट करना चाह रहे हैं, ठीक है? और इसको अभी हम यहाँ से देख लेते हैं। प्लॉट में हमने कहा है हिस्टोग्राम, इसको कंटिन्यू करो, इसको ओके कर दो। अच्छा, इसकी हिस्टोग्राम बनेगी? नहीं बनेगी। ये बन गई है बच्चे, ये देखा आपने, ये हिस्टोग्राम है। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी, अब अगर इसके ऊपर आप कर्व लगा दो
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसी नजर आएगी? कोई बच्चा मुझे जवाब तो दे आज। अभी मैंने आपको 3 डिस्ट्रीब्यूशंस बताई थी। अगर इस पे आप कर्व ड्रॉ कर दें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसी नजर आएगी? शाबाश। याकूत इब्न हानी कहती हैं लेट्स स्क्यूड है। बिल्कुल ठीक है बेटा। स्क्यूड के स्पेलिंग सही करो। SKEWED, दैट इज द करेक्ट वर्ड। स्क्यूड है ये। लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट स्क्यूड है, राइट साइड पे होगा तो राइट स्क्यूड होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट। ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक और चीज भी बनती है, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन। एक और चीज दिखाते हैं और वो है ये चीज, इसको कहते हैं बॉक्स प्लॉट। ठीक है ना? बॉक्स प्लॉट के बारे में आप क्या जानते हो? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपसे लूं। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ही शो करता है। बॉक्स प्लॉट भी एक मैकेनिज्म है। मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी, कितने लोग हैं जो बॉक्स प्लॉट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं? जी बच्चे, थोड़ा सा मुझे बताओ, बॉक्स प्लॉट के बारे में कुछ पता है? नो रिप्लाई। आज आपने एक काम करना है, ठीक है? नहीं पता, थोड़ा सा समझ लें। थोड़ा सा मैं बताती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको बुक से चैप्टर भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाते हैं। बॉक्स प्लॉट एक्चुअली प्रेजेंट करता है आपका डेटा एक बॉक्स की शक्ल में और उस बॉक्स के साथ एक्सटेंड करती है, इसको कहते हैं विस्कर्स। वो बॉक्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में, यानी आपका जो टोटल डाटा है वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया इसने। बॉक्स प्लॉट जो है ना, ये 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं डाटा को। एक इसका है मीडियन, मीन है, और मीन ये आपका जो भी सेंट्रल वैल्यू है, नहीं, मीन या Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। क्वार्टाइल्स, ठहर जाए, मैं आपकी बुक में से निकाल कर आपको दिखाती हूँ यहाँ से। बॉक्स प्लॉट इसने भी करवाया था, लेकिन मैं कहीं और जाना चाहती हूँ। इसको हम करते हैं कंट्रोल F और हम करते हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल्स, ये देखो, ये आपके बच्चे, ये बॉक्स प्लॉट एक हुआ है, यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर मैं बता दूंगी। अच्छा जनाब, बॉक्स प्लॉट है, ये क्वार्टाइल आ गए। आपने आना है अपनी बुक में और ये और क्वार्टाइल में ऊपर देखती हूँ कहाँ पर आया है। थोड़ा सा ऊपर में पेज वाइज ऊपर चले जाते हैं। अच्छा जी, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स, यहाँ मैं देखना चाह रही हूँ यहाँ पे शुरू कहाँ हो रहा है क्वार्टाइल्स आपका। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा पढ़ना, वहां से भी समझ आएगा। मैं क्वार्टाइल इसका शुरू कहाँ से हुआ है, पेज डाउन।
आई डोंट नो इसमें वैसे क्वार्टाइल्स है कहीं पर। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। ये आ गया मेजर्स ऑफ द पोजीशन, ये क्वार्टाइल्स की फॉर्म में आप इसे मेजर करते हो, यानी पूरा डाटा जो है वो आप सबसे पहले उसको टू हाफ्स में डिवाइड करते हैं। तो टू हाफ में जहां पर आपका सेंटर है दैट इज टर्म्ड एज द मीडियन, ठीक है ना, दैट इज द मीडियन। मीडियन के बाद जो कुछ भी आपका एक आपका लेफ्ट साइड पे डाटा डिवाइड हो जाएगा, यानी लेफ्ट हाफ इनिशियल हाफ है, दूसरा इसका फाइनल हाफ है। एक सेकंड बच्चे, मुझे जरा परमिशन करना, मैं एक शॉट रोक दूं। अच्छा जी, आपने ये करना है बच्चे, अपनी बुक में से डाटा डिस्क्रिप्शन में मेजर्स ऑफ पोजीशन, यह है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल की फॉर्म का मतलब है कि एक डाटा को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में। तो कितने कट लगेंगे? 3 कट लगेंगे ना, उसमें 3 कट्स लगते हैं। तो वो एक सबसे पहले इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। 2 इक्वल हाफ का मतलब है एक लाइन सेंटर में है, उसको कहेंगे मीडियन। मीडियन के बाद सॉरी, नंबर 1 थिंग है कि डाटा को आपने सबसे पहले अरेंज करना है इन एन ऑर्डर, डिसेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ गए? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर असेंडिंग ऑर्डर में करके आप इसको टोटल डाटा को आपने एक सीरीज में डिवाइड कर दिया, यानी लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू आपके पास अरेंजमेंट हो गई। फिर टोटल डाटा वैल्यूज में यहाँ पे आपको एग्जांपल करके ही दिखा देती हूँ। सपोजिंग आपके पास फर्स्ट कई कुछ वैल्यूज हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं। लिखा जा रहा है, क्लिक आइकन टू ऐड टेबल, नहीं ऐड टेबल नहीं करना हमने, इसको हम टेक्स्ट बॉक्स कर देते हैं यहाँ से, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। ये हम यहाँ पर कोई भी चीजें इसमें डालते हैं। सपोजिंग मैं कोई सिंपल सी वैल्यू देखती हूँ, 2 कॉमा चलते जाते 2 3, एक मिनट, 3 5 6 8 9 10 12 15 18। अच्छा, कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज हैं। इनको अगर आपने 2 हाफ्स में डिवाइड करना है, तो पहले आपने सेंटर अरेंज किया और उसके बाद आप इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करोगे। तो यहाँ से मैं कोई लाइन लेना चाहूंगी, ये चीज लाइन आपका 2 हाफ्स में डिवाइड कहाँ हो जाएगा? 5 वैल्यूज लेफ्ट पे और 5 राइट पे, 8 है ना टोटल वैल्यूज, 3 2 6 एंड 10, 10 वैल्यूज हैं। तो आपकी एक लाइन ये बन गई, आपका 2 हाफ्स में डाटा डिवाइड हो गया, ठीक है ना। अब इस डाटा को आपने फर्दर लेफ्ट से भी 2 हाफ्स में डिवाइड करना है इक्वल टू में, और राइट से भी। तो एक लाइन आपकी जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो इस वैल्यू के ऊपर आएगी, ये इसको थोड़ा सीधा कर देती हूँ मैं, और एक आएगी यहाँ पर। ठीक हो गया ना। अब ये जो जगह है ये आपके आ गए, ये बन गए, इसको कहेंगे Q1, इसको कहेंगे Q2, इसको कहेंगे Q3। ये 3 आपके क्वार्टाइल्स, 4 क्वार्टाइल्स में डाटा डिवाइड हो गया। 1 एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, यहाँ से तीसरा पार्ट और यहाँ से चौथा पार्ट। ठीक हो गया। सो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपका डाटा, और इसको 3 कट्स लगे, इनको कहते हैं, इन कट्स की लाइन को कहते हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है ना। इसी को अगर आप बॉक्स की शक्ल में आपस में मिला दो तो ये देखो, ये एक बॉक्स बन जाएगा, समझ गए। तो जो बॉक्स प्लॉट है उसके अंदर
आपकी 3 लाइन्स होती हैं, एक आपके मीडियन को शो करती है, एक Q1 का कट पॉइंट बताती है और एक Q3 का। यहाँ तक समझ आ गई? उसके बाद जो बाकी आपकी वैल्यूज़ हैं, वो आपकी ये जो वैल्यू एक्सट्रीम है, ये लाइन से इसको कहते हैं व्हिस्कर। ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये व्हिस्कर है और इसी व्हिस्कर को आप यहाँ से कट लगाते हो ऐसे। ठीक है? और इसी तरीके से एक इसकी व्हिस्कर जो है वो इधर। ठीक है ना? तो ये पूरा क्या हुआ, इसने आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर दिया। कैन यू सी? कोई मुश्किल तो नहीं है विजुअलाइजेशन में आपको? नजर सही आ रहा है? इज इट ओके? ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। तो हम यहाँ पर, क्योंकि लाइट बहुत है ना, शेड बहुत लाइट है, कलर डिफरेंट है, मैंने इनको शुरू से ही अगर मैं ब्लैक में उठा लेती तो शायद बेहतर हो जाता मेरे पास। चले, कोई बात नहीं। तो ये एक बेसिकली बॉक्स प्लॉट जो है, ये आपके डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। इसके अंदर जो बॉक्स है, उसका सेंटर जो है वो आपका बताता है मीडियन की वैल्यू कहाँ है, फिर आपको बताता है कि फर्स्ट क्वार्टाइल किस पॉइंट पर है, फिर बताता है सेकंड क्वार्टाइल किस पॉइंट पर है, फिर बताता है कि डाटा राइट साइड पे कितनी दूर तक जा रहा है और लेफ्ट साइड पर कितनी दूर तक जा रहा है। ये जो व्हिस्कर की लेंथ है, अच्छा, इसमें एक चीज है दैट इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR एक लफ्ज यूज होता है इसके अंदर, उसको कहते हैं आप IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। IQR interquartile range is equal to Q3 minus Q1, Q3 minus Q1। Q1 आपका है 5 पर, ठीक है ना, Q3 आपका है 12 पर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 minus 5 इक्वल टू 7। तो इसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज हो गई 7। ठीक है ना? अब जो व्हिस्कर का साइज है, दैट इज इक्वल टू, ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है सारी, व्हिस्कर का जो साइज होता है वो होता है IQR प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस साइन वैसे एक आ सकता था, लेकिन मैं फिलहाल इसको ऐसे लिख रही हूँ, प्लस और माइनस 1.5, एक मिनट, नहीं, ये IQR नहीं है, मीडियन प्लस माइनस 1.5 इंटू IQR, ये इसका बहरहाल एक बेसिक सा मेथड है इसको कैलकुलेट करने का और इसको बनाने के लिए, कि मीडियन को प्लस माइनस 1.5 इंटू IQR लगाएं, तो मीडियन के साथ जितनी दूर ये जाएगा वो इसकी इंटरक्वार्टाइल, ये इसकी व्हिस्कर का साइज होगा। यहाँ पे कहीं पर बुक में स्टैंडर्ड क्वार्टाइल्स है, क्वार्टाइल में के बाद बॉक्स प्लॉट बनाने का मेथड भी है इसके अंदर, कंट्रोल F, बॉक्स प्लॉट। ये है, अच्छा, ये बॉक्स प्लॉट इसने उसी पे बनवाया है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपको ना मैनुअली भी बनवा दूंगी, लेकिन फिलहाल बॉक्स प्लॉट हम इसका देख लेते हैं। इसके अलावा एनीवे हमने यहाँ पर बॉक्स प्लॉट जो है वो डायरेक्ट कंप्यूटर से बनवाना है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, और फिर मैं बताती हूँ कि हम बॉक्स प्लॉट क्यों बनाते हैं। यहाँ पर हम काम कर रहे थे, ये हमारा बॉक्स प्लॉट था, तो ये बताता है कि जी 1 के ऊपर 1 इसका मीडियन है, फिर मीडियन से कम ज़्यादा वैल्यूज़ है, मीडियन से ज़्यादा पे कम कंपैरेटिवली वैल्यूज़ है, और ये इसकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर इसका ये अनइक्वल साइज भी हो सकते हैं,
ये इक्वल साइज भी हो सकते हैं। अगर आपका डाटा स्क्यूड है तो ये जाएगा अनइक्वल साइज पर। अगर आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये तकरीबन तकरीबन सेंटर में आता है लाइन। और इसके अलावा भी चीज़ें हैं जो मुझे कहीं ना कहीं आपको दिखानी है। मैं देखती हूँ कहाँ से मैं दिखा सकती हूँ। कोई और हम इसकी डाटा लेते हैं, ये वाला डाटा ले लेते हैं एज ग्रुप का, इसको भी बनाते हैं। और एक और डाटा भी था यहाँ पर जिसमें 50 ऑब्जर्वेशंस थी, वो कहाँ पर पड़ा हुआ है? वो ये पड़ा हुआ है, परसेंटेज ऑफ द ग्रेजुएट। मैं तीनों का बनाती हूँ। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव में आप आए एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में एक आप ये वाला डाटा भी डाल दो क्योंकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें दिखानी है। एक आप ये वाला डाटा भी डाल दें, लेकिन हम इनिशियली एक से करते हैं। इनिशियली एक से करते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। इसको ओके करो। ये आपके पास, ये देखें, ये दूसरा डाटा जो है, हाँ ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी। इसमें देखो ये कौन सा वाला डाटा हमने प्लॉट किया है, यहाँ कहीं ना कहीं इसकी डायग्राम है। ये परसेंटेज ऑफ द ग्रेजुएट्स, परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स, मेरा ख्याल है ये वो थे जिसके अंदर आपकी 50 ऑब्जर्वेशंस थी। वही डाटा है ना। ये बता रहा है कि ये इसको अगर हम हिस्टोग्राम देखें, ये इसका हिस्टोग्राम है और ये इसका बॉक्स प्लॉट है। बॉक्स प्लॉट के साथ ये आप सर्कल देख रहे हो। सर्कल पे 16 नंबर है, सर्कल पे 40 नंबर है, सर्कल पे 13, सर्कल पे 8 और सर्कल पे 26। अच्छा, ये इसने पॉइंट्स दिए हैं कि इन ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी इंटरक्वार्टाइल रेंज से बाहर है। ये जो रेंज विस्कर की रेंज है ना, इंटरक्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज मैंने क्या बताई थी, यानी विस्कर की लेंथ ये हमने कहा था मीडियन और इसके बाद प्लस माइनस 1.5 इंटू IQR है। तो ये वैल्यूज या एक्सट्रीमली हाई हैं या एक्सट्रीमली लो हैं, इनको कहा जाता है आउटलायर। लफ्ज याद रखना, आउटलायर क्या कहते हैं? इस आधा मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये आउटलायर्स हैं हमारे पास। आउटलायर का मतलब है कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि कुछ उसमें एक्सट्रीमली हाई वैल्यू है, कुछ उसमें एक्सट्रीमली लो वैल्यूज हैं। तो डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कहाँ यूज़ करनी है? ये हमने यूटिलाइज करनी है। मैंने आपको बताया था कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन जब आप चेक करते हैं तो उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपके पास टेस्ट कौन से अप्लाई होंगे, ठीक है ना। मेथड्स कौन से उसमें यूटिलाइज, एनालिसिस किस तरीके से होगा। अब एनालिसिस देखने के लिए आपने सबसे पहले उसको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है। अगर उसमें आउटलायर्स मौजूद हैं तो फिर इस पे नॉर्मली वो जो मीन मीडियन वाली होती है ना, वो वाली नहीं चल सकती एनालिसिस। इस पे नॉन पैरामीट्रिक एनालिसिस लगेगा। और अगर आपके पास ये चीज़ें आउटलायर्स नहीं है तो फिर आपके पास पैरामीट्रिक एनालिसिस लगेगा। और आउटलायर लोग इसलिए भी देखते हैं कि आप अपने डाटा को पूरा चेक कर लें। अगर कोई वैल्यू एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो है, उसको अगर आप डाटा से एक्सक्लूड कर सकते हैं तो उसे एक्सक्लूड कर दें। यानी दैट कैन बी ड्यू टू सम एक्सपेरिमेंटल एरर। फर्ज कीजिए आपके पास 5 माइस हैं, आपने आप गए जाके वेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। वेट रिकॉर्ड करते करते आपके पास वैल्यू आ रही है 22, किसी की 22 है, किसी की 23 है, किसी की 30 है, किसी की 25 है, किसी की 27 है। एक वैल्यू आपके पास आ गई है 50। अभी 50 जो है या तो आपने गलत रिकॉर्ड किया है या फिर वो जो माइस है वो अपने ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, उस एक की वजह से आपका पूरा एनालिसिस ख़राब हो जाएगा। अब उस एक को वहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो आपको कैसे पता चल गया कि ये एक्सक्लूड कर देनी चाहिए हमें? ये है आपकी आउटलायर में पड़ी हुई है। समझ गए? और यही आपके डाटा की ऑथेंटिसिटी को भी शो करता है।
जितने आउटलायर कम होंगे आपका डाटा उतना ऑथेंटिक होगा, आपके पास मेजरमेंट एरर्स उतने कम होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आज मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी बताया और मैंने उसका इंटरप्रिटेशन भी बताई, यानी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव आपका है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए, इंटरप्रिटेशन ये है कि वो या तो स्क्यूड होगी या फिर वो नॉर्मल होगी। स्क्यूड होगी तो आप उसका एनालिसिस और तरह का लगाएंगे, नॉर्मल होगी तो उसका एनालिसिस और तरह से लगाएंगे। अगर उसके उसके बाद बॉक्स प्लॉट करके चेक कर लो, अगर वो नॉर्मल है तो उसकी विस्कर्स के साइज तकरीबन बराबर होंगे, और अगर वो नॉर्मल नहीं है तो एक साइड पे बॉक्स जो है वो ज़्यादा एक्सटेंडेड होगा, दूसरी साइड पे बॉक्स कम एक्सटेंडेड होगा, यानी बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। नंबर 3 चीज़ मैंने आपको ये बताई है कि डाटा के अंदर अगर कोई एरर्स हैं, कोई आउटलायर्स है, तो वो आउटलायर की फॉर्म में आपको नज़र आएंगे। ठीक है ना? तो ये तस्वीर दिखाती है, ये वाली दिखाती है कि जी आपका जो डाटा है ये आउटलायर है। अब ये जो सर्कल है या पोजीशन है, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। आपकी वैल्यूज चल रही हैं अप टू 33 35 तक जा रही है टोटल वैल्यू, और इधर से 15, ये समझे 15 और 18 के दरमियान में है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर हम यहाँ से आपको दिखाते हैं जो सबसे करीब है, O8 देखो, और O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन, 8 नंबर सेल की ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर आओ, डाटा में ये हम देख रहे हैं 8 नंबर सेल को आप फीड करो, और हमारा डाटा कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे पास ज़्यादा सारी ऑब्जर्वेशन, ये वाला डाटा हमारा यूटिलाइज हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये देखो, आप ये देख रहे हैं ना कि उसके मीन, मीडियन और वो जो विस्कर साइज है उससे भी बाहर ऑब्जर्वेशन जा रही है। इसकी वैल्यू है 37 इसके जो है ना मीडियन प्लस 1.5 IQR, ये उससे भी ज़्यादा वैल्यू। तो ये जो 37 वैल्यू है ये कहता है ये बाकी वैल्यू से डिफरेंट है। ठीक है ना? इसने बता दिया आपको, आउटलायर दिखा देता है कि कौन से पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है वो आपके डाटा में मैच नहीं कर रही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपने आउटलायर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पर आपके पास आउटलायर मौजूद है। इसको हम इधर ही रखते हैं। हमने कौन सी वैल्यू देखी है? ये कॉलम है हमारा, इस कॉलम का 8 नंबर। ठीक है ना? ये नजर आ गई। अभी अगला हम ग्राफ उसी बॉक्स प्लॉट को देखें तो उसने और भी हाईलाइट की हुई है। यहाँ पे किया है O13 और O26, ये भी हाई है वैल्यूज। O13 और O26 यहाँ पे देखो, O13 13 13 13, ये देखो O13 पे वैल्यू है 28, O26 सॉरी O26, यहाँ से मैं इस तरह ले चले आती हूँ। देखा O26 पे वैल्यू है 36। ठीक है, ये चीज़ें आपकी मीडियन प्लस 1.5 IQR से ज़्यादा हैं। इसी तरीके से उसने जो लो, एक्सट्रीमली लो वैल्यू है ना, उनको भी वो बताएगा। एक्सट्रीमली लो, तो आउटलायर क्या चीज़ है? एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो वैल्यू इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड द आउटलायर। ठीक है, एक डाटा सेट में एक्सट्रीमली लो और एक्सट्रीमली हाई वैल्यू को आप आउटलायर कहते हो। ये इस फिगर में देखो, ये बताता है O नंबर 16 और O नंबर 40। O16 और 40 जो है ये लोअर आउटलायर्स हैं। ये देखें ना, ये नीचे दिखा रहे हैं, तो ये लो लेस देन ये हो जाएगा मीडियन माइनस 1.5 IQR। तो जरा देखते हैं यहाँ पर क्या है। O40 बताया उसने और O16 बताया था। पहले हम 16 को देख लें। नहीं, 16 था, कुछ और नंबर था, नंबर गलत हो गया मुझसे। 16 ही है। O16 O40, O16 एंड O40। चले O40 पे चले जरा। देखा, O40 पे लिखा है 15। ये बाकी सारी वैल्यूज 20s में चल रही हैं, यहाँ लिखा है 15, तो ये एक आउटलायर है। समझ गए ना? इसी तरीके से चलें जरा हम ऊपर।
ये है 16, ये आ गया, तो 16 पे वैल्यू है 17। तो आपने नोटिस किया कि सारी ज़्यादातर वैल्यूज़ जो थी वो 25 से अबव और 35 से बिलो थी, लेकिन कुछ वैल्यू जो है वो इससे जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे भी ऊपर है, और कुछ वैल्यू जो है जो लोएस्ट वैल्यू है उससे भी नीचे है। इनको आप कहते हैं ये आउटलायर है। तो लिहाजा बॉक्स प्लॉट का आई होप कि अब आपको मकसद समझ आ गया। ये आपके डाटा की एक्सट्रीम वैल्यूज़ को भी इंडिकेट करता है, और इसके अलावा ये इसका मीडियन और उसकी शेप को भी शो करता है। आप बॉक्स प्लॉट को देख के बता सकते हो कि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, और इसमें आउटलायर कहाँ-कहाँ है। जबकि जो ये हिस्टोग्राम है, ये सिर्फ आपका शेप शो करते हैं, लेकिन ये नहीं शो करते कि इसका आउटलायर किधर है। गॉट माई पॉइंट और नॉट? समझ आ गई है? हाँ जी, कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे फॉलो किया है आज? हाँ जी, हैव यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? ओके, आई होप कि समझ आ गई होगी। ठीक हो गया बेटा। आज मैं आपको इसके लिए एक्सरसाइज दूंगी। आपने इनके हिस्टोग्राम्स बनानी है और बॉक्स प्लॉट बना के इनके आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करना है, और हिस्टोग्राम बनाने के बाद आपने अभी अभी इस पे नहीं जाना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं, ये बताना है कि जी ये बेल है या नहीं है। फिलहाल अभी इतनी ही बात करनी है। आपकी एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज थी आपकी पेज नंबर 95, नहीं, ये बॉक्स प्लॉट का है ना, इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, शायद यहाँ पर होगा। पेज डाउन से जाती हूँ मैं, सॉरी। ये बॉक्स प्लॉट की डेफिनेशन भी लिखी है। Q1 क्या है, Q3 क्या है, IQR क्या है, और देखते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा नीचे ले जाना चाह रही हूँ। ये नेचर ऑफ डाटा आपने देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपने इसका एनालिसिस लगाना है। एनीवे, मैं डाटा निकालना चाह रही हूँ जिसके ऊपर मैं आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगी। हाँ जी, ये है कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन विद यूजिंग बॉक्स प्लॉट्स। इस क्वेश्चन को ज़रा मैं उठाती हूँ और ये आप मेरे साथ कीजिएगा। पहले इतना उठा लें, नहीं उठेगा। इनको पहले आप एक कॉलम में ले आओ। कॉलम में लाने के और भी बहुत से मेथड्स हैं, मैं इस वक्त ज़रा सिंपलेस्ट वे यूज़ कर रही हूँ कि हम डाटा को किस तरह कॉपी करें और यहाँ से पेस्ट कर लें।
अच्छा जी, अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा। आज सिंपल फ्लो बॉक्स भी रहेंगे, हमने तो जितना टारगेट सेट किया था उतने पे तो नहीं पहुंच सके, लेकिन आप अपने पास जरा लिख लें। कल मैंने आपको कंपैरेटिव बॉक्स प्लॉट करवाना होगा, आज हम इसी को करते हैं। ये देखो, ये आपने कॉपी किया, एक सेकेंड। कंपैरेटिव बॉक्स प्लॉट मैं आपको दिखा जाती हूँ, कम से कम इतना काम आपको आना चाहिए। हम एक्स किधर रखा है, हमने वर्ड में रखा था। ये आपके पास एक जगह का डेटा है, तो आप इसको करेंगे कहाँ पर, ये SPSS में गए और यहाँ पे हम किसी भी नए सेल में चले जाते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। ये एक जगह का डेटा आ गया हमारे पास। इसी तरीके से दूसरे एरिया का डाटा भी ये दे रहे हैं। यस, हाँ, चार ही लेना पड़ेंगे क्योंकि वो नीचे में, एक मिनट में ले लेती हूँ। 90 पे 290 यहाँ पे कॉपी करके मैं बता देती हूँ मैं इसको कैसे कर लेना है। दूसरा डेटा ये पिछले वाले का था, अब हम इसको कर सकते हैं अरेंज। इसे आप उठा लो, दूसरे एरिया का डाटा हो गया। दूसरे एरिया के डाटा के लिए आप दूसरा कॉलम भी यूज कर सकते हैं, और ये भी हम कर सकते हैं कि हम इनको एक ही कॉलम में रखें, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ कि हम किस तरीके से इस डाटा को रखते हैं। अगर दो डिफरेंट डाटा हैं, आपने इनको यहाँ पे इंसर्ट वेरिएबल करने लगे, ओहो हाँ चला गया मेरा ये सारा डेटा है। अच्छा, बस ये मैं शुरू में रखती हूँ। एक हमारे पास है एरिया 1। अब ये देख लें, तो दो डिफरेंट पैरामीटर्स को या दो डिफरेंट ग्रुप्स को आपने फीड करना हो तो आप कैसे करते हैं इन SPSS। एक हम बनाते हैं ये वेरिएबल, इसको कहते हैं ग्रुपिंग वेरिएबल, इसको हम कहेंगे ग्रुपिंग, यानी ये हमारे पास है ग्रुप। ग्रुप जो है, एक ग्रुप को नाम दे देंगे 1, ये रियल का, दूसरे में रियल चीज और सब्स्टिट्यूट, एक में रियल है और एक में सब्स्टिट्यूट है, तो ये है रियल और दूसरी मेरा ख्याल है कैलोरीज है, आई गेस सो, सोडियम कंटेंट्स है, ठीक है ना, ये हमारे पास सोडियम कंटेंट्स है। तो इसको हम इसी तरह लेबल कर देते हैं यहाँ पर अपनी सोडियम, खुद लिखना होगा हमें, सोडियम कंटेंट। अच्छा, ये आ गया सोडियम कंटेंट। अब ग्रुप में, यानी ग्रुप में हमने बताया ये पहले वाले का डाटा ये इसके सामने है, इसको 1 से 1 से कोड कर दो, 1 1 1 1। अब आपने गौर करना है, इस ग्रुप का यानी पहले ग्रुप का उसके सामने डाटा लिखा है, दूसरे ग्रुप का उसके सामने डाटा लिखा है। तो अगर आपने दो डिफरेंट ग्रुप्स का डाटा SPSS में शो करना हो तो हम इसको ग्रुपिंग वेरिएबल के साथ भी शो कर लेते हैं। ये हम 2 लिख देंगे, 2 2 2 2 2, एक और ये आ गया।
अब इसको लेके जाना है मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पे। एनालाइज, लिसन, गौर से देख लो, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर को यहाँ से रीसेट कर दिया। आपने किसको लिया है, हमने शो किसका करना है, बॉक्स प्लॉट तो बनाना है हमने डिपेंडेंट वेरिएबल यानी सोडियम कंटेंट्स का, वो यहाँ आएगा। और फैक्टर लिस्ट में वो आता है कि आपने इसको ग्रुपिंग कैसे की है, ग्रुपिंग वेरिएबल। ये ग्रुप जो है ये इस जगह चला जाएगा। तो अब ये प्रोग्राम अलग अलग पड़ेगा, ग्रुप 1 के डाटा को इसमें से अलग कर देगा, ग्रुप 2 के डाटा को अलग कर देगा, और फिर उसका प्लॉट बनाएगा। अब इसका देखो, यहाँ से हमने प्लॉट नहीं, इसमें नहीं जा रहे, अभी हम नीचे जाएंगे। प्लॉट में हमने हिस्टोग्राम दी होगी, नहीं दी, ये हिस्टोग्राम दे दो और ये इसको कंटिन्यू करो, इसे ओके कर दो। अभी स्टार्ट क्या आ रही है उसकी बात बाद में चलेगी। ये आपका हिस्टोग्राम आया, एक का, ये दूसरे का, और ये दोनों का बॉक्स प्लॉट आया। आपको नजर आया? यानी कंपैरेटिव बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए आप इस तरीके से दोनों पैरामीटर को पैरेलल रखते और उसके बाद उसको ड्रॉ कर देते। हैव यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? बॉक्स प्लॉट बनाना आ गया आपको? इस बॉक्स प्लॉट को अब अगर मैं इसमें से पूछती हूँ कि जो रियल है उसके अंदर कितनी वैल्यूज आउटलायर की हैं, तो आंसर क्या होगा? हाँ, मैं आपका आंसर पूछ लूँ, उसमें कौन सी वैल्यूज आउटलायर में हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में? हाँ जी, आपका जवाब क्या है? मैम रिपीट करें पॉइंट। नो आउटलायर। गजल बिल्कुल सही जवाब है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि बॉक्स प्लॉट बनाने के बाद आप देख सकते हो कि आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। आप देख सकते हो कि इसमें कोई वैल्यू एक्सट्रीमली लो या एक्सट्रीमली हाई है या नहीं है, ठीक है ना। आज का मकसद हमारा यही है कि हम देखें कि बॉक्स प्लॉट को आपने रीड कैसे किया। तो ये हमारा बॉक्स प्लॉट हमने बनाया था। यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये बॉक्स छोटा है, ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है। इसकी निस्बत ये भी बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं है, इसकी ये विस्कर छोटी है, ये बड़ी है, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिकल तो नहीं है। उसके बावजूद जो वेरिएशन है वो 1.5 IQR से ज्यादा नहीं है, यानी कोई वैल्यू नहीं है जो आपके पास आउटलायर हो डाटा में। हैव यू गॉट इट? ये है आपके पास बॉक्स प्लॉट यानी कंपैरेटिव। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जी इसमें और इसमें बेसिक फर्क क्या है कि इसका जो मीडियम है वो इसके मीडियन से ऊपर जा रहा है। ये देखें ना, इसका मीडियन तकरीबन 300 पे आ रहा है, इसका मीडियन तकरीबन 200 पे आ रहा है, ठीक है। और जनाब इसका डाटा जो है वो ज्यादा स्क्वीज्ड है और ये डाटा जो है ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। समझ आ गई ना? तो ये है आपके पास कि जी आप बॉक्स प्लॉट को कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जनाब, अब आऊंगी मैं। अब आप एक काम करो, एक खुद बनाओ। मैं आपको कोई डाटा देती हूँ, कहाँ से हमने चलना है। आप ये पेजेस अपने पास नोट करें, पेज नंबर 164, 162, 63 से शुरू हो 165 तक रीड करो और ये मैनुअली भी देख लो कि बॉक्स प्लॉट्स किस तरह से बनते हैं। यहाँ इन्होंने बॉक्स प्लॉट मैनुअली बना के दिखाए हुए हैं। तो मैं ये चाहूंगी, हाँ ये क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, ये क्वेश्चन है। अब ये इतना सारा फीड करना तो तुम्हारे लिए मुश्किल है। अब मुझे ये देखना है कि ये क्या कॉलम नहीं है, कॉलम में भी नहीं रिकॉर्ड करेगा। ये हम करते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे टेबल में जाके वर्ड पे। अच्छा ठहरो दे, अभी मैं बनाती हूँ इसको हम डाटा को डालेंगे SPSS में। वर्ड पे आए, इस सारे को आप डिलीट करें, इसको आप पेस्ट करें। आओ
कॉपी लेता ही नहीं है उस तरह से। कल तक तो ले रहा था ये, यहाँ से लेगा। ये कॉपी हुआ, वर्ड पे जाके इसे पेस्ट करो। काम तुमने खुद ही करना है, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार दिखा रही हूँ। उसके बाद इस सारे को सिलेक्ट करो और यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल में आ जाए। पे है में टेबल कहाँ पर था, एक सेकंड वेट करें, बनाती हूँ मैं इसे। अच्छा जी, वर्ड पे ना हम इसे कर सकते हैं कहीं से, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल आता है कहीं, यहाँ शायद नहीं, यहाँ नहीं है। कल हमने किया है इसको, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू, ये यहाँ से आ जाएगा। ये टेबल नहीं, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल, और इसको ओके करो। कॉलम हमारे कितने, 1 2 3 4 5, कॉलम हमारे 5 होंगे और रोज आपकी ठीक है। इसको यहाँ पर आप स्पेस डालें, ओके कर दिया। ये क्या हो रहा है, नहीं थोड़ा सा मसला रह गया, ऐसे करती हूँ मैं। आपने इसे टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, वहाँ पे डालना है। ये जंबल सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो मुझसे भी कंट्रोल सी करते हैं। एक और काम इसका करते हैं, इसमें से ना हम इसको हटा देते हैं। बच्चे आपके पास डाटा सारे का सारा टेबल में चला गया। आप ये टेबल एज इट इज उठाओ और वहां पे फीड करो। अब आपको करना आ जाएगा। हमने क्या किया, डाटा कॉपी किया वहां से, इसको हमने कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल किया और ये टेबल बन गया आपके पास। और टेबल में आपके पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं। इसको उठाकर आपने पेस्ट कर देना है अपने SPSS में जाकर। ये काम आप मेरे साथ साथ करिए। यहाँ पे मैं करती हूँ कंट्रोल V, ओ नो, कंट्रोल G करती हूँ। कॉपी तो हमने किया नहीं, इसको यहाँ से हमने कॉपी करना है इसे और फिर हमने इसे यहाँ पे पेस्ट करना है। वैल्यूज आपकी सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है, सारी वैल्यूज आपकी फिट हो गई है। तो जरा सीधा कर लो, ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई। ये मैंने डेलिबरेटली एक कॉलम खाली छोड़ा था। और जनाब आपके पास वैल्यूज कहाँ तक चली गई है, वेरिएबल नंबर 12 तक चली गई है। ठीक है, वेरिएबल नंबर 12 तक चली गई है। इसकी सिर्फ लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसको हम ठीक कर देते हैं। बाकी की राइट अलाइनमेंट है, उसको भी हम सही कर देंगे। अननोन में आपके पास डाटा तो स्केल लेवल का, लिहाजा इसको स्केल ही डालें सबको। 2 3 4 12 तक गई। और ये भी आपका स्केल में है, ये भी आपका स्केल नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है।
3 4 5 6 ये 6 वैल्यूज है, ये हमारा नॉमिनल है। इसको हमने खाली खुद से छोड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं कर रहे और इनको हमने लेबल करना शुरू कर देना। ये था एरिया 1, एरिया 2 से शुरू हो रहा था, एरिया 1 और इसी तरह आप चलते जाओ एरिया 2 एंड सो ऑन 3 ये मैंने 6 एरियाज का डाटा इधर फीड किया है। अब आप जरा फीड करके देखिए, आपसे फीड होता है ये? हाँ जी, आप लोग फीड करने की कोशिश करें। यही एक्सरसाइज उठाएं, इसी तरह से इसे कॉपी करें, इसी तरह से इसको लेकर जाएं। मैं आपसे पूछ लेती हूँ कितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। इंसर्ट में जाके आ रहा है, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है बेटा आपके पास 166। 166 को करो और खुद करो। इसको पहले इंसर्ट करके मुझे दिखाओ कि तुमसे इंसर्ट हुआ है कि नहीं। आपको अगर इंसर्ट होके आपके पास ये शेप आ रही है जो कि मेरे पास आई है तो आप ठीक हो। अगर नहीं आ रही तो जिसके पास प्रॉब्लम है वो मुझसे प्रॉब्लम पे डिस्कस कर ले। ये शेप आना चाहिए, ये मैं सिर्फ इतना पार्ट की बात कर रही हूँ, ये आना चाहिए आपके पास। करके बताओ मुझे आता है? टेबल नहीं बन रहा वर्ड में प्लीज रिपीट करें। ओके जी, देखो बेटा मैंने क्या किया था, लिसन, मैंने ये एरिया को छोड़ दिया था, सिर्फ फिगर्स उठाई थी। फिगर्स को कॉपी किया, यहाँ से कॉपी हो रहा है। देखो ये तुम्हारा कंट्रोल सी कंट्रोल बी नहीं चलेगा, ये यहाँ पर ऑप्शन है कॉपी टेक्स्ट की, कॉपी यहाँ से होगा, ठीक है। फिर आप अपने वर्ड पे आए, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। वर्ड पे आके आपने इसे राइट क्लिक पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके इंसर्ट, इंसर्ट में टेबल, टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है ना। इंसर्ट, पहले सेलेक्ट, फिर इंसर्ट, फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये वो आपको दे रहा है कि जी 6 कॉलम्स बनेंगे, आप इसे कहें ओके, तो ये सारा टेबल में कन्वर्ट हो गया। हैव यू सीन इट? करो, अब करके देखो। जी गजल सईद, ट्राई इट। जी काम हुआ कि नहीं? स्क्रीन शो नो शो हो रही है आपकी साइड से, कोई बात नहीं, मेरी साइड से नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं, मैंने स्क्रीन हटाई भी है। अब नजर आ रही है स्क्रीन, हमारी नजर आ रही है ना आपको? आप ये बताओ आपका इस तरह का अरेंजमेंट हो गई या नहीं हुई? मेरी स्क्रीन नो शो कैसे हो रही है भाई? या खुद आप जरा नहीं, मैं जा रही हूँ, आपको बेटा ये जरा अपना वो खोलो, हो गई है मैडम, डाटा फीड हो गया है, ये एक बच्चे का तो डाटा फीड हुआ ना। या खुद
आप जरा अपना माइक खोलें, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हो। अस्सलामुअलैकुम मैम, ये नंबर ऑफ कॉलम तो मैंने 6 ऐड किया है, लेकिन मेरा नहीं आ रहा। रोज कितनी एडजस्ट करूँ? आपने एडजस्ट नहीं करनी रोज रोज, उसने खुद ही ली है। आपने रोज एडजस्ट नहीं करनी। देखिए आपको मैंने दोबारा दिखा देती हूँ। अच्छा, ये एक और बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा, उनसे भी पूछ लेते हैं। मैम ये रोज जो हम ऐड करते हैं, कॉलम ऐड करते हैं, तो वो रोज की ऑप्शन खत्म हो जाती है ऐड करने की। हाँ तो खत्म कर जाएगी ना, वो पूरे डाटा को खुद ही ले रहा है, आपने नहीं करना। वो उसको 3 रोज उसकी में ऑप्शन खत्म हो गई। 3 रोज में कॉलम कर ऐड देता कर, ऑटोमेटिक। कॉलम ओपन हुआ है, कॉलम ऐड करो, बाकी रोज की जरूरत नहीं है। दोबारा करके देखो होता है कि नहीं। मैं कॉल ले लूँ। बस ठीक है। हाँ जी, मैंने आपको बताया था। ये देखिए आपने, मैं दोबारा यहाँ पे फीड कर इसको